पिछले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण जो पढ़े थे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग पढ़े थे कि एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये दोनों के डायग्राम बनाकर दिखा दिया गया था, अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए हम एक कोई बनाते हैं, या तो उत्तल दर्पण बनाते हैं या अवतल दर्पण का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यही मेरे पास एक क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में कहाँ से? तो बाहर से पेंट किया हुआ रहता है, बाहर वाले वक्र से सतह पर कलाई किया हुआ रहता है। और जब इसको हम लोग बनाते हैं, इसके एक मध्य बिंदु होता है, इसके एक मध्य बिंदु होता है। तो इस मध्य बिंदु का एक हम लोग नाम देते हैं, इस मध्य बिंदु का एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। सब ऐसे टर्म्स को लिख कर समझ लेना। तो इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। और वैसे है कि ये किसी न किसी किसका पार्ट होगा, किसी न किसी ये गोलाकार हिस्से का पार्ट होगा। और जब ये गोलाकार हिस्से का पार्ट होगा तो इसका एक के वक्रता केंद्रक होगा। मान लेते हैं कि इसका केंद्रक यहाँ पे है। चलिए इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। इसका मान लेते हैं कि केंद्रक यहाँ पे है। तो ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक का भी हम लोग नाम देते हैं। तो इस केंद्रक को बोलते हैं, इस केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है, ये दोनों को क्या करते हैं? मिलाने वाला जो लाइन होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये जो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। अगर इंग्लिश नाम लिखना चाहते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। आगे जो है, ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इसके बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसके बीच के दूरी को वक्रता की त्रिज्या के नाम से जानते थे। इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी दूर कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता की त्रिज्या। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई प्रकाश के किरण अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर प्रकाश के किरण अनंत से आ रहा है, आकर इसके सतह पे टकरा रहा है, वैसे ही प्रकाश के किरण इधर से भी अनंत से आ रहा है, इसके आके सतह पे टकरा रहा है। एक बीच से भी एक प्रकाश किरण आ रहा है जो अनंत से आ रहा है, आके इसके सतह पे टकरा रहा है। अभी हम लोग नियम पढ़ते हैं, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आता है तो एक ही बिंदु से होकर गुजरता है सबके सबकी किरण। वापस जो जाता है एक ही बिंदु से जाता है, वापस जो जाता है एक ही बिंदु से होकर
जाता है, सब के सब इसी बिंदु से वापस होके जाएगा। जिस बिंदु से होकर वापस जाता है, जिस बिंदु से होकर वापस जाता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको फोकस ही कहते हैं, इसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। अब फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ दूरी, तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। फोकल लेंथ इंग्लिश में इसको बोला जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है इसको, इंग्लिश में हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सारे टर्म जो है ध्यान में रखना है। एक द्वारक भी होता है, तो द्वारक जो होता है, जैसे कि अगर हम लोग काट के निकालते हैं, जब एक सतह को काट के निकालते हैं तो उसका जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार का थोड़ा होता है, जो इसका बनावट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जो अगर स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो मिरर तो ऐसा ही दिखेगा ना सामने से, आधा अंदर में ये गड्ढा रहेगा, बाहर से उभरा हुआ रहेगा, जैसे चम्मच होता है। तो चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अंदर से अगर देखते हैं तो उसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब अवतल दर्पण है तो इस प्रकार का दर्पण दिखता है, तो ऑब्वियस है कि ये वृत्ताकार टाइप का आकृति बनाता है। इसका जो व्यास होता है, बीच वाला ये लाइन जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो उसको ऐसे कोई जानना जो नहीं है, ऐसे बताने के लिए बता दें, उसी को द्वारक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सारे टर्म्स को इसमें दर्शा लेना है और यहाँ पर इसी तरह से याद रख लेना है, सबको अलग अलग से डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब अवतल दर्पण होता है, ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि अवतल दर्पण होता है तो उसके अलग अलग जगहों पर वस्तु रखने से अलग अलग आकृति का निर्माण होता है, अलग अलग उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग 6 कंडीशन देते हैं, 7 कंडीशन, 6 नहीं 7 टोटल कंडीशन बताते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में इसलिए कि वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखने पर प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से बनता है, इसीलिए यहाँ पे 7 कंडीशन बताया जाता है वस्तु का। एक तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा, एक जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, और एक वक्रता केंद्र पर रहेगा, और उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, एक फिर फोकस पे रहेगा तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और ध्रुव पे रहेगा तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हर एक डायग्राम को बना के डिटेल में दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर उतना डिटेल में हम लोग को चर्चा नहीं करना है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, तब जाके उसके बाद क्या करना है तो ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या बात हो रहा है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का बनता है, उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि अगर ये अवतल दर्पण है, अगर ये अवतल दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष भी इसको बोलते हैं, ये प्रधान अक्ष है, और यहाँ पे ध्रुव को हम लोग P से दिखाते ज़्यादातर। मान लेते ये फोकस है, फोकस को हम लोग F से दिखाते हैं, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र को O से दिखाते हैं। अब देखो वस्तु कहाँ पे रखा जा सकता है। वस्तु हो सकता है कि अनंत पे रहे, जब भी अनंत पे रहता है तो उसको वस्तु को दिखाते नहीं है। अनंत से आने वाले प्रकाश किरण कैसा होता है, तो अनंत से आने वाला प्रकाश किरण हमेशा समांतर लिया जाता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है सब टकरा कर वापस कहाँ पे आता है, समांतर अगर लेते हैं तो सब टकरा कर वापस कहाँ से जाता है, तो वापस यहाँ पे कहाँ से जाता है, तो फोकस होके जाता है। कहाँ से जाता है, फोकस से होके जाता है। इसलिए अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी वस्तु अनंत पे रहता है, अवतल दर्पण का हम लोग बात करते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कभी भी वस्तु अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में मिलना, अगर हम लोग टकराने के बाद उसका जब
परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के बाद अगर एक्चुअल में कहीं पर मिल रहा है तो उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता है और वो असलियत में मिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनता है और ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पे जब भी वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम दिखा ही देते हैं, सारा कंडीशन को हम दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है, तो अवतल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंब। सबसे पहले इसमें 1 नंबर वस्तु कहाँ पे रहेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यहाँ पे सबको डायग्राम दिखा देते हैं और उसके बाद बुक में देख सकते हैं टेबल दिया है, उस टेबल को लिख लेना है, टेबल को बना लेना है। सिर्फ हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं कि अनंत में जब भी रहेगा तो जो आने वाला किरण होगा वो समांतर किरण होता है किसके, मुख्य अक्ष के, और परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होके जाता है, तो फोकस से होके जाता है। कहाँ से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। ठीक है। 2 नंबर बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ पे रहेगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच इसके लिए हम लोग को 2 किरण का परिवर्तन के बारे में जानकारी होना चाहिए। वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने के लिए 2 किरण के परिवर्तन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले ध्रुव बना लेना है और ध्रुव से क्या करना है, प्रधान अक्ष ड्रॉ कर लेना है। प्रधान अक्ष ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या दिखा लेना है, तो इसका वक्रता केंद्र दिखा लेना है और एक फोकस दिखा लेना है। बस इतना सबसे पहले दिखा लेना है। वस्तु कहाँ पे बताया जा रहा है, तो अनंत। अनंत किधर है, इधर। अनंत इधर है और वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो इसी के बीच में क्या किया जा रहा है, वस्तु को रखा जा रहा है। इसी के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे वस्तु को रख दिया। वस्तु के कौन सा पॉइंट से दिखाना है, वस्तु के हमेशा ऊपर वाला हिस्सा से 2 किरण दिखाना है। 2 किरण कैसा दिखाना है, तो जिसका अपवर्तन के बारे में, जिसका परिवर्तन के बारे में पता है। तो एक तो पता है कि अगर इससे समांतर कोई भी किरण जाता है तो वह फोकस से वापस आता है। एक और चीज़ जान लेना है, जब कोई किरण फोकस से होकर जाता है तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर वापस आता है। मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आता है। तो 2 किरण को दिखाना है। एक तो किरण दिखाना है कहाँ से, तो एक किरण दिखाना है जब क्या होगा, जब समांतर आएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है, हमेशा इसको ऊपर वाला हिस्सा से ही दिखाना है। तो जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण आता है तो वापस कहाँ से होके जाता है, तो फोकस से होके जाता है। तो वापस फोकस से होके जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। वापस कहाँ से होके जाता है, तो फोकस से होके जाता है। जब कोई किरण, या दूसरा एक और चीज याद रख सकते हैं, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो वापस उसी वक्रता केंद्र पर आ जाता है। वापस उसी वक्रता केंद्र से आ जाता है। तो 3 किरण के बारे में याद रख सकते हैं। एक तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो वापस किससे होकर जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। अगर फोकस से आएगा, अगर फोकस से होते हुए आएगा तो समांतर निकलेगा। तीसरा यहाँ पे अगर मुख्य अक्ष के कौन सा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वापस उसी पाथ पर वापस आ जाता है। थोड़ा सा इसका डायग्राम को नीचे और बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई किरण अगर इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, कोई 2 ही किरण को दिखाना है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वापस उसी पाथ पे आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जब कोई किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएगा
जब ये वक्रता केंद्र से होके जाएगा तो वापस इसी पाथ पर आ जाता है। तो जो वापस आने वाले दोनों किरण है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। मतलब इस सिरे का, इस वाला हिस्से का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसलिए कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बना ये क्या है, ये वस्तु है। तो वस्तु यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या है, ये वस्तु है। और यहाँ पे जो बना ये क्या है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो देख सकते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बना, असल में वास्तव में ये किरण मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, और ये उल्टा बना और वस्तु से क्या बना, छोटा बना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन टेबल में लिखा दिया जाएगा। इसको सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ डायग्राम को बनाते चलना है, सिर्फ यहाँ पे डायग्राम को बनाते चलना है। चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तब क्या होगा। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया प्रधान अक्ष। मान लेते यही हम लोग का वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे फोकस है, वस्तु कहाँ पे रखा जा रहा है, तो वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है। तो यही मान लेते यही वस्तु है। तो यहाँ से दो किरण लेना है। एक तो यहाँ से इसके समांतर ले लेते हैं। जब भी समांतर लेते हैं तो वापस कहाँ से जाता है, तो फोकस से होके जाता है। वापस कहाँ से जाता है, तो फोकस से होके जाता है। इस तरह से फोकस। अब यहाँ पर यहाँ से कोई किरण केंद्र से तो नहीं लेके आ सकते हैं ना। यहाँ से क्या करते हैं, दूसरा किरण ले लेते हैं कि अगर फोकस से जाता है, अगर ये फोकस से जाता है, तो जब फोकस से जाता है तो ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर चला जाता है। ये क्या होता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर चला जाता है। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक्चुअल में ये कहाँ पे मिलता है, तो जस्ट इसके नीचे मिलता है, इसके जस्ट नीचे मिलता है। इसीलिए इसका वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो ये था वस्तु, और ये इसका क्या बन गया, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब हो गया। तो क्या देखने को मिल रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उल्टा बनता है और वस्तु के समान बनता है। यहाँ पे वस्तु के ये बराबर बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इसे देखो, आगे चलते हैं। चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। इस बार वस्तु कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे।
देखते हैं, इसका ध्रुव दिखा देते हैं। उसके बाद इसका प्रधान अक्ष और इसका ये वक्रता केंद्र और इसका ये फोकस हो गया। वस्तु ये दोनों के बीच में रखना है, यहाँ पे वस्तु रख दी। जब वस्तु इन दोनों के बीच में रहेगा तो वस्तु जो का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा वो देखना है। तो फिर से यहाँ से दो किरण लेना है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेना है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। वापस कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। जब समांतर किरण आता है तो वापस कहाँ से जाता है, तो फोकस से होकर जाता है। दूसरा हम लोग ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी वक्रता केंद्र से नहीं ले सकते हैं, चाहे ले भी सकते हैं तो इधर से बढ़ाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से एक फोकस से ले लेते हैं। जब ये फोकस से जाता है तो ये समांतर निकल जाता है। जब ये फोकस से जाता है तो ये समांतर निकल जाता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ये कहाँ पे टकराया, तो ये यहाँ पे आके मिला। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं कि इस केस में भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक ही है। इसलिए कि वास्तव में ही किरण मिल रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है और वस्तु से ये बड़ा बना है। अभी यह वस्तु से बड़ा बनना शुरू हो गया। अभी तक क्या हो रहा था, छोटा बन रहा था और वक्रता केंद्र पर उसके बराबर बना था, अब बड़ा बनना शुरू हो गया। तो वस्तु से ये क्या बन गया, बड़ा बन गया। ठीक है। अब जब हम लोग अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो फोकस पे रखेंगे। तो ये अभी कहाँ पे रखे हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये हम लोग का वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये वस्तु का प्रतिबिंब है। पांचवा केस लेते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पे रहेगा तब क्या होगा। ये मान लेते यही ध्रुव है और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पे ये फोकस है। तो अगर वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, ये वस्तु है, वस्तु को जब फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा, वस्तु अगर फोकस पे है, यहाँ से दो किरण लेते हैं, एक समांतर किरण लेते हैं तो वापस इस किस से जाएगा, ये फोकस होके जाएगा। दूसरा किरण अगर कहाँ से ले, तो दूसरा किरण हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। एक और याद रखना है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष मतलब ये ध्रुव पे आकर टकराता है तो जितना एंगल से आएगा, प्रधान अक्ष के जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से वापस जाता है। अगर ये यहाँ पे आकर टकराता है, अगर ये यहाँ पे आकर टकराता है तो ये जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से क्या होता है, वापस जाता है, उतना ही एंगल से वापस जाता है। इस केस में होता क्या है, इस केस में क्या होता है कि ये जो वापस जाने वाला किरण है समांतर जाने लगता है। मतलब ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगा, या तो पीछे भी बढ़ाएंगे तो कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और जब वो वापस समांतर, वापस किरण जब परावर्तन के बाद मतलब परावर्तित किरण जब समांतर जाने लगता है तो उसका प्रतिबिंब बताया जाता है कहाँ पे बनता है, अनंत पे। जब समांतर किरण आता है वस्तु से
तो उसका वो वस्तु कहाँ पे रहता है, अनंत पे रहता है। लेकिन परावर्तन के बाद जब किरण क्या हो जाता है, समांतर जाने लगता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है और वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जब भी अगर वास्तविक का बात करेंगे कि अगर वास्तविक है, हम लोग इसको वास्तविक बोल सकते हैं, इसलिए कि अभी हम लोग कल्पना करें तो इसको वास्तविक बोलेंगे जब भी फोकस वगैरह पर रहेगा या अनंत पर वस्तु रहेगा तो वास्तविक बन रहा है तो हमेशा ये क्या होगा, 12 बनेगा, लेकिन उल्टा होगा। अब जैसे कि ये किरण कहाँ पे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और वस्तु कहाँ पे था, ऊपर की ओर था, नीचे की ओर जा रहे हैं मतलब उल्टा बनेगा, और उल्टा का मतलब ये होता है कि क्या, वास्तविक बनना। ठीक है, ये 5वां कंडीशन हो गया। अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में अब वस्तु को रखेंगे। 6ठा कंडीशन होगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो, मान लो कि यही ध्रुव है, ये हम लोग का प्रधान अक्षर, यहाँ पर अवकाशता केंद्र है, ये फोकस हो गया, वस्तु इसके बीच में रखना है तो वस्तु को यहाँ पे रखना है। अब इससे 2 किरण लेना है तो एक समांतर ही ले लेते हैं। अगर समांतर लेते हैं तो वापस कहाँ से जाता है, तो वापस हम लोग जानते हैं फोकस से होके जाता है। दूसरा हम लोग इसके ध्रुव पर जाकर डाल सकते हैं, ध्रुव पर जितना एंगल से आएगा उस नए एंगल से वापस जाएगा, नए एंगल से वापस जाएगा। आगे की तरफ अगर देखेंगे, ये जितना एंगल से आएगा उस नए एंगल से वापस जाएगा। आगे की तरफ देखेंगे तो जाने वाला किरण कहीं पर मिलेगा का, ये तब फैलते जा रहा है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमेशा क्या करना चाहिए, वस्तु का पीछे की तरफ इसको इस वाले किरण को इसको पीछे की तरफ बढ़ाना चाहिए। अब पीछे की तरफ जो बढ़ाएंगे ये किसी न किसी बिंदु पर क्या होगा, जाके मिलेगा। तो मान लेते हैं कि लगेगा कि यहाँ से ये आ रहा है, ये दोनों किरण कहाँ से लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को प्रतीत करना है कि ये दोनों किरण वापस कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। और जब प्रतीत होता है तो वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये ऊपर में ही बना है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जब ये प्रतीत होता है कि यहाँ से आ रहा है, उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है, काल्पनिक होता है। उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का वस्तु, और ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। इस केस में सीधा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यही एक केस होता है, यह एक ध्रुव वाला केस हटा सकते हैं। जब वस्तु ध्रुव पर आता है, ध्रुव पर ही बनता है, और आभासी सीधा बनता है तो उस केस को हटा सकते हैं। ठीक, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। तो वस्तु याद रखना है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। तो सिर्फ अवतल दर्पण में यही एक केस होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है, और वस्तु से 12 बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, 12 बनता है। इस बात को ध्यान, इसीलिए इसको डॉक्टर लोग यूज करते हैं। किस लिए, तो दांत वगैरह को देखने के लिए, इसलिए कि ये 12 करके दिखाता है, या दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि ये फेस को क्या करता है, 12 करके दिखाता है। ठीक है, तो यही 6 कंडीशन होता है। 7वां कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। अगर वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। अगर हम केस लेते हैं उत्तल दर्पण के कारण प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण के कारण सिर्फ एक ही केस बनता है, और इसमें और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होता है। कहीं पर भी वस्तु को रख दे, इसमें एक ही प्रकार के केस बनता है। और क्या होता है बता देते हैं। तो यहाँ पे अगला जो हेडिंग होगा, उत्तल दर्पण के
कारण बने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कोई केस नहीं बनता है, इसमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उस चीज को याद रखना है, हमेशा इसमें एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहीं पर भी रख दे, इसमें हमेशा कैसा तक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको अंदर से पेंट किया जाता है, इधर से बाहर से देखा जाता है। तो ये इसका ध्रुव हो गया। इसका फोकस, हाँ एक और चीज याद रख सकते, इसका फोकस इधर होता है, इसलिए इसका फोकस क्या होता है, इस वाले एक्सिस, ये वाला जब भी इस वाले एक्सिस से जब इस तरफ रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और दर्पण के जब इस तरफ रहता है तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। इसलिए इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब वस्तु को यहाँ पे ये हो गया अनंत इधर और इधर हो गया ध्रुव, तो वस्तु और अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दे, वस्तु को अनंत पर रखिए, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दे, तो उस केस में जो प्रतिबिंब बनता है, तो मान लेते हैं कि इससे जाने वाला समांतर किरण इस प्रकार का होगा, ये समांतर किरण हो गया। तो वापस कैसे जाएगा, तो हमको पता है कि वापस कैसे जाता है, ये फोकस से होते हुए जाता है। तो फोकस तो इसका इधर है नहीं, तो हम लोग प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होके आ रहा है, ये फोकस से होके आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वापस इस प्रकार से ये जाएगा किरण, वापस इस प्रकार से ये किरण जाएगा। उसी प्रकार से इसका दूसरा ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं कि इसका अगर दूसरा किरण ले सकते हैं कि ऐसा किरण जो हम लोग प्रतीत होना चाहिए पहले से कि ये जाकर टकराएगा किससे, ये जाकर टकराएगा वक्रता केंद्र से। किससे जाकर टकराएगा, असल में ये टकराएगा नहीं, यहाँ यहीं से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत करना है। इस प्रकार से प्रतीत करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ये जाकर यहाँ पे टकराएगा, और हम लोग पता है कि जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र पर ये जाकर टकराएगा तो वापस उसी पाथ पर चला जाएगा। ये देखो कहीं पर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये फैलते भी नजर आ रहा है। इसलिए हम लोग प्रतीत होगा कि ये दोनों किरण कहाँ से आ रहा है, तो एक बिंदु से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, और ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। किसने, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। बस इसको इसमें एक ही डायग्राम याद रखना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं होता है। अब जैसा कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए कि हम लोग आभास हो रहा है, एक्चुअल में ये किरण मिल नहीं रहा है, और जब एक्चुअल में नहीं मिलता है तो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, बाकी इसमें और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ये डायग्राम इसमें बना लेना है। अब आते हैं जो बुक में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को सभी को लिख लेना है। ये अब ये उसके जब डायग्राम सब बन जाएगा तो यहाँ से ये हेडिंग डाल के, यहाँ से ये हेडिंग डाल के अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, प्रतिबिंब का स्थान क्या है, और वो वास्तविक बन रहा है कि उल्टा बन रहा है कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, इसके तीनों इन्फॉर्मेशन सबको लिख लेना है। इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझा दिए, यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है सबको लिख लेना है। उत्तल दर्पण में भी ये तीनों दिया हुआ है, तीनों का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी तीनों लिख लेना है। ए बी और सी दिया हुआ है, तीनों को लिख लेना। आगे दिया हुआ चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी पढ़ने का चीज नहीं है, यहाँ पर डिटेल यहाँ पर पहले से समझा देते हैं। देखो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग दर्पण बनाते हैं, दर्पण हमेशा ऐसे ही बनाना। अगर अवतल दर्पण बनाना रहेगा तो इसको पेंट इधर से करेंगे, ठीक है, और जिस तरफ से किरण आएगा, जैसे कि पेंट इधर से करेंगे तो किरण इधर से ही आएगा, तो जिस तरफ से किरण आएगा इस वाले हिस्से को पॉजिटिव निगेटिव मानना है, और इस तरफ वाले हिस्सा को पॉजिटिव मानना है। इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर जैसे एक्सिस बनाएंगे, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, तो हमें पता है कि समझ लो कि ये ओरिजिन बिंदु है, कौन सा, ये मूल्य बिंदु है। तो मूल्य बिंदु के इस तरफ वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, इस तरफ वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। और वस्तु जब ऊपर की ओर रहेगा, वस्तु का अगर ऊंचाई का बात करेंगे तो वस्तु अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो इस एक्सिस के ऊपर जो रहता है वाई वाला में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वस्तु का ऊंचाई पॉजिटिव होगा जब ऊपर रहेगा,
और वस्तु का प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है तो नीचे की तरफ ऊंचाई, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा वाई एक्सिस में। ये वस्तु का ऊंचाई में निगेटिव लिखाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा। और इस मूल्य बिंदु से इधर वाला जो दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और इधर वाला जो दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे कौन सा दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, तब उत्तल दर्पण में भी क्या रहेगा, इधर वाला हिस्सा क्या होगा, निगेटिव होगा इधर वाला दूरी, और इधर वाला दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर में जो ऊंचाई रहेगा वो ऊंचाई पॉजिटिव होगा, और जो नीचे में ऊंचाई रहेगा वो निगेटिव होगा। अब इस हिसाब से क्या होता है कि इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है, इसका उत्तल का फोकस इधर होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका फोकस किधर होता है, इसका फोकस इधर होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए कि इसको मूल्य बिंदु मानते तो इधर से क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें और चीज़ें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। आगे जो पढ़ना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को पढ़ना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के क्लास यहीं पर एंड करते हैं।